गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय गणोदय संस्कार एकेडमी बिरदा ललितपुर से आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज 28 नवंबर 2020 की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, विज्ञान विषय में हम ध्वनि और उससे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की टॉपिक पर इस वीडियो क्लास के माध्यम से आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। कल की कक्षा की अगर हम बात करें तो कल हमने ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व के इस टॉपिक पर बात करते हुए हमने ध्वनि के प्रकार की बात कर रहे थे। ध्वनि के प्रकार के में हमने प्रबल ध्वनि, मंद ध्वनि, मोटी व पतली ध्वनि, प्रिय अप्रिय ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, अप्राश्रव्य ध्वनि, इन सभी प्रकारों के बारे में जाना। इन ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है इसके बारे में जाना। किस प्रकार की ध्वनि में प्रबलता अधिक होती है, तारत्व अधिक होता है, तारत्व कम होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ध्वनि का संचरण। विद्यार्थियों, संचरण का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। किसी भी वस्तु के संचरण के लिए, आवागमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब किसी भी प्रकार के संचरण के लिए, आवागमन के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है वह माध्यम आपके किसी भी प्रकार के माध्यम हो सकते हैं। ठोस माध्यम भी हो सकते हैं, द्रव पदार्थ माध्यम हो सकते हैं, गैसीय पदार्थ माध्यम भी हो सकते हैं। तो जहां तक हम ध्वनि के संचरण की बात करें तो ध्वनि का जो संचरण है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होता है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता। निर्वात यानी जहां पर वायु रहित स्थान है, जहां वायु नहीं है। तो जो निर्वात है वहां पर चूंकि कोई माध्यम ही नहीं है, इसलिए वहां पर जो ध्वनि का संचरण है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अब एक बात यहाँ पर आती है कि ध्वनि का जो संचरण है या चाल है ध्वनि की, वो किस में अधिक होती है? ठोस में अधिक होती है कि द्रव में अधिक होती है या गैस पदार्थों में अधिक होती है? तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। अगर आप इन्हें देखें तो ये एक देखिए, किन्हीं दो डिब्बों को एक धागे के मध्य में बांधा गया है और जिसे हम खिलौना टेलीफोन, यानी आपने खिलौना टेलीफोन लोग बनाते थे, बच्चे बनाया करते थे। आपने देखा होगा कि दो माचिस की डिब्बी ले लेते हैं, उनमें धागा बांध देते हैं और एक डिब्बी को हम मुंह के पास लगाते हैं, दूसरी डिब्बी को हम कान के पास लगाते हैं और जब यहाँ से कोई व्यक्ति बोलता है तो वहाँ पर हमें कुछ सुनाई देता है। दूसरा, इसमें हम ट्यूब का भी उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक रबर ट्यूब जो होता है उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। खोखला होना चाहिए। एक तरफ ट्यूब को आप मुंह के पास लगाइए, दूसरे को कान में, फिर आप उसमें कुछ बोलेंगे तो आपको वो स्पष्ट सुनाई देगा। दूसरा, ये ठोस है, ये टेबल है। एक तरफ कोई व्यक्ति बैठ करके मेज को ठोक रहा है, ठोकने से उस पर कंपन उत्पन्न होंगे, कंपन से उसमें आवाज उत्पत्ति होगी, आवाज की, ध्वनि की।
दूसरी ओर अगर आप कान को लगा करके सुनेंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी। तीसरा है द्रव माध्यम। पानी को एक ग्लास में भर करके दो पत्थर के टुकड़ों को आपस में टकराया जा रहा है, बजाया जा रहा है। अगर आप गौर से इसको सुनेंगे तो आपको पत्थरों को टकराने की आवाज आएगी। तो इन तीनों पिक्चर्स एग्जाम्पल से हमें यह जानकारी होती है, मालूम होता है कि जो ध्वनि का संचरण है, ध्वनि की जो चाल है, वो ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ तीनों माध्यम में पॉसिबल है। अब बात है किस में अधिक होती है। तो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि ध्वनि की जो चाल है वो ठोस पदार्थों में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर भी कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, इन्हीं पिक्चर्स के ये यहाँ पे कंक्लूजन निकाला गया है। तो इससे हमने यह जाना सबसे पहले तो कि ध्वनि का संचरण का जो माध्यम है किस प्रकार से हो सकता है, तीनों माध्यम में है, पॉसिबल है। सबसे अधिक चाल कहाँ होती है, किस माध्यम में, तो ठोस पदार्थों में ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है। वायु में ध्वनि के संचरण की बात करें तो जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो सबसे पहले वह अपने निकट के वायु कणों के कंपन उत्पन्न करती है। ये कण आगे कणों को भी कंपित करते हैं। इस प्रकार आपके कान के समीप के कण भी कंपन करने लगते हैं और आप उस ध्वनि को सुन पाते हैं। मतलब हमारे मुख से या फिर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या साउंड स्पीकरों से या किसी भी वस्तु से जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसमें जो कंपन उत्पन्न होते हैं वो कंपन वायु में उपस्थित जो धूल के कण हैं उनसे संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने पर वो कंपन उन धूल के कणों को कंपित कर देते हैं। अब इसी प्रकार से पूरे वायुमंडल में धूल के कण भी विद्यमान हैं, तो वो एक दूसरे को कंपित करते हुए उसमें कंपन उत्पन्न करते हैं और जब वही धूल के कण हमारे कान के पास में उपस्थित धूल के कणों को कंपित करते हैं तो हमें वह आवाज सुनाई देती है। तो इस प्रकार से वायु में ध्वनि का संचरण होता है। तो ध्वनि के संचरण की माध्यम की आवश्यकता होती है किसी भी माध्यम में, ठोस द्रव्य में संचरण। मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ध्वनि के लिए, आवाज के लिए माध्यम का होना बहुत जरूरी है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, ध्वनि एक दूसरे को नहीं सुनाई दे सकती और उसकी चाल भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आइए ध्वनि का परावर्तन तो और प्रतिध्वनि, गूंज और शोर, इसकी बात करेंगे कल फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का आज की कक्षा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।